अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया कि आपने HEC नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के अंदर कैसे अप्लाई करना है, इसका सारा तरीक़ाकार बताया था। लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कमेंट में पूछ रहे थे कि इस फॉर्म को कैसे फ़िल करना है, तो इसके बारे में एक वीडियो बना दें। तो आज मैं इसी वीडियो के साथ हाज़िर हुआ कि आपको सारा फॉर्म फ़िल करने का तरीक़ाकार बताऊँगा। उससे पहले आपसे चंद एक बातें अर्ज़ करता चलूँ। वो ये है कि चंद एक स्टूडेंट्स कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि HEC में ऑनलाइन अप्लाई भी करते हैं। तो देखिए, इसमें कोई ऑनलाइन अप्लाई करने की ख़ास ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट ये हार्ड फॉर्म प्रिंट निकलवाएँ, इसको प्रॉपर्ली फ़िल करें, इसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ अपनी रेलेवेंट यूनिवर्सिटी के अंदर सबमिट करें और यूनिवर्सिटी आपकी इसी डेटा के बेस पर आपको स्कॉलरशिप अवार्ड करेगी, डिसाइड करेगी। अगर आप HEC में ऑनलाइन अप्लाई करते हैं और उसमें कोई गलती कर बैठते हैं तो और वो फिर करेक्ट नहीं हो सकती और फिर वो HEC ही डिसाइड करती है आपको स्कॉलरशिप के बारे में। तो ये थी कि आप जस्ट ये HEC हार्ड फॉर्म मैनुअली फॉर्म ही अप्लाई करें और बाकी एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम जिसके अंदर आपको ऑनलाइन अप्लाई भी करना पड़ता है और इसके अंदर मैनुअली भी करना पड़ता है। तो इसके अंदर जस्ट आप मैनुअली करें, इसमें ऑनलाइन की ज़रूरत नहीं है ख़ास। तो अब अपना टाइम वेस्ट किए बगैर मैं अपनी असल वीडियो पे आते हैं कि कैसे फ़िल करना है। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाज़िम कर दें और साथ बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली अपडेट बआसानी मिलती रहे। अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले ये कि आपने फ़ार्म कहाँ से लेना है, आप इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएँगे, एक लिंक मौजूद है और उस लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको इस HEC स्कॉलरशिप के बारे में तमाम डिटेल्स भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और इस नीचे स्क्रॉल डाउन करके आप इस फ़ार्म को डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद इसको प्रिंट निकलवाएँगे, प्रिंट निकलवाने के बाद इसको प्रॉपर्ली फ़िल करेंगे। और कैसे फ़िल करते हैं हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले नेम ऑफ़ यूनिवर्सिटी, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है, ठीक है? जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं उस यूनिवर्सिटी का कंप्लीट नेम लिखना है। इसके बाद अपना प्रोग्राम लिखना है, जिस डिपार्टमेंट में आप पढ़ रहे हैं उस डिपार्टमेंट का पूरा नाम लिखना है, ठीक है? आगे ये जनरल बातें आप सबको पता होंगी, जल्दी से डिस्कस करते हैं। इसके बाद एप्लीकेंट नेम, अपना नाम लिखना है, अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल या फीमेल में टिक कर देना है, ठीक है? इसके बाद एप्लीकेंट CNC नंबर लिखना है। इन खानों के अंदर अपना CNC नंबर कंप्लीट लिख देना है। एहतियात से लिखना है, बिल्कुल करेक्ट लिखना है, ठीक है? गलत नहीं लिखना है ये। मैरिटल स्टेटस लिखना है, सिंगल हैं, मैरिड हैं, जो भी हैं। इसके बाद एज लिखनी है, अपने डोमिसाइल लिखना है, डोमिसाइल आप जिस डिस्ट्रिक्ट का है वो लिख देना है, ठीक है? इसके बाद प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, आपकी CNC के बैक साइड पे जो एड्रेस दिया गया है वही एड्रेस आपने यहाँ पर प्रेजेंट और परमानेंट लिख देना है, ठीक है? इसके बाद है 7 नंबर पे, आर यू करंटली वर्किंग, ठीक है? अगर आप येस करेक्ट करते हैं, टिक करते हैं, तो फिर आपको नंबर 8 से लेकर 11 तक सारी डिटेल्स लिखनी होंगी, लिहाजा आपने नो सेलेक्ट करना है। इसके अंदर नो के और टिक लगाना है और आगे 9 से लेकर 13 तक ये सारी डिटेल छोड़ देनी है, फिल नहीं करनी। तो हम नेक्स्ट चलते हैं। तो 8 से लेकर 13 नंबर तक 14 नंबर आपने छोड़ देना है। इसके बाद नेक्स्ट आना है, इसके बाद है ब्रदर सिस्टर चिल्ड्रन, आपकी फैमिली मेम्बर्स में जो बहन भाई पढ़ रहे हैं उनकी डिटेल्स लिखनी है। जितने बहन भाई पढ़ रहे हैं उनके लिखने हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपने 1 या 2 से ज़्यादा नहीं, अगर ज़्यादा बहन भाई पढ़ रहे हैं तो मैक्सिमम 2 लिखने हैं बस, और वो लिखने हैं जिनकी फ़ीस कम हो, क्योंकि अगर आप जितने बहन भाई लिखेंगे फिर उनके अपने जिस इदारे में पढ़ रहे हैं उसके फ़ी के चालान फॉर्म भी साथ अटैच करने होंगे, ठीक है? लिहाजा आप 1-2 लिखें, अगर नहीं है तो फिर 0 लिख दें, अगर हैं ज़्यादा तो 1-2 लिख दें। और इसकी फिर उनकी डिटेल लिखनी है, उनका बहन या भाई का नाम लिखना है यहाँ पे, ठीक है? इसके बाद उनका रिलेशन लिखना है, ब्रदर है, सिस्टर है। इसके बाद जिस इदारे में पढ़ रहे हैं उसका नेम और एड्रेस लिखना है और फ़ी लिखनी है, ठीक है? इस तरह फिर दूसरे जैसे भी हैं। इसके बाद नीचे यहाँ पर आपने फिर टोटल फ़ी जो है पर मंथ के हिसाब से बना के लिख देनी है। फिर इसके बाद 16 नंबर पे आना है, आगे फ़ादर की डिटेल लिखनी है, फ़ादर का नाम लिखना है कंप्लीट। इसके बाद CNC नंबर लिखना है, अपने फ़ादर का लिखना है यहाँ पर, ठीक है? अपना नहीं लिख देना, ये गलती करते हैं बच्चे, अपना लिख देते हैं बाज़ औक़ात, यहाँ पर फ़ादर का लिखेंगे। इसके बाद स्टेटस लिखना है, अलाइव हैं, डिकेस्ड हैं। तो अलाइव हैं तो फिर ये सारी डिटेल लिखनी है, अगर खुदा न खास्ता वफ़ात पा चुके हैं तो फिर आपने ये सारी कुछ भी डिटेल्स नहीं लिखनी और डिकेस्ड के खाने के अंदर आपने टिक करना है, ठीक है? इसके बाद नीचे आना है, ऑक्यूपेशन डिज़ाइनेशन, ठीक है? आपने अपना पेशा लिखना है, पेशा क्या है, ठीक है? मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपने लेबरर या फिर फार्मर लिख देना है, ठीक है? और इसके बाद नीचे मंथली फाइनेंशियल सपोर्ट अवेलेबल टू एप्लीकेंट इन पाकिस्तान रुपीज़, आपको कितना खर्चा मिलता है घर से वो आपने यहाँ पर लिखना है, ठीक है? इसके बाद एसेट्स इनकम, आपकी इसके अलावा कोई प्रॉपर्टी, रेंट, लैंड, कोई दूसरी ज़मीन, बैंक बैलेंस, कोई और प्रॉपर्टी है उसकी डिटेल यहाँ पे लिखनी है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ये आपने डिटेल्स नहीं लिखनी, अगर है भी तो नहीं लिखनी, तो वरना आप स्कॉलरशिप के लिए अवेलेबल नहीं होंगी, एलिजिबल नहीं होंगी, ठीक है? तो ये इसको छोड़ देना है। इसके बाद नेक्स्ट आना है,
29 नंबर पे यहाँ पर है टोटल फैमिली मंथली इनकम। ठीक है, इसके बाद अपनी मंथली इनकम बतानी है। आपके फादर या ब्रदर जो भी अर्न करते हैं उनकी डिटेल लिखनी है। आपके गार्डियन फादर हैं तो फादर का नाम, ब्रदर हैं तो ब्रदर, बस एक ही लिखने है, ज़्यादा नहीं लिखना। ठीक है, फिर इस तरह आपकी सैलरी ज़्यादा हो जाएगी। तो फादर है तो फादर, ब्रदर है तो उनका नाम लिखना है, आगे रिलेशनशिप लिखना है। ठीक है, इसके बाद मंथली इनकम फ्रॉम एसेट्स। ठीक है, एसेट्स में कितनी इनकम आती है ये आपने नहीं लिखना, क्योंकि हम ये इस फॉर्म को खाली छोड़ रहे हैं, इसमें कुछ नहीं है, लिहाजा एसेट से जो इनकम आती है ये भी खाली छोड़ देना, इसमें एसेट से कुछ नहीं आता। मंथली ग्रॉस अर्निंग जो आपकी बाकी पे मंथली इनकम है वहाँ पे लिखनी है, और यहाँ पे नेट भी वही लिख देनी है यहाँ पे। ठीक है, अब इनकम कितनी लिखनी है ये क्वेश्चन होता है बच्चों का। जो HEC की तरफ से वो मिनिमम मैक्सिमम 45,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जितनी भी आपने मैक्सिमम जो है 25,000 लिखनी है, और 25,000 से कम लिखनी है, वरना 20,000 18,000 बस इतनी लिख देनी है। ठीक है, ये और यहाँ पर भी वही। और इसके बाद एप्लीकेंट मंथली इनकम, मंथली ग्रॉस अर्निंग एप्लीकेंट, क्योंकि आप तो कमाते नहीं हैं, लिहाजा ये खाली छोड़ देना है, क्योंकि आप नहीं कमाते तो अपनी अर्निंग नहीं लिखनी। इसके बाद ये मंथली ग्रॉस पे यहाँ पे आपने लिख देनी है कैलकुलेट करके, भाई जितने भी कमा रहे हैं, क्योंकि एक ही होगा तो आपने वही यहाँ पे लिख देनी है। इसके बाद टोटली मंथली इनकम पाकिस्तान रुपये, यहाँ पे मंथली की पहले लिखनी है, फिर एनुअली लिखनी है, 12 से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे लिख देना है, और यहाँ पे भी लिख देनी है। ठीक है, तो ये आपका फॉर्म फिल हो गया, 29 सेक्शन फिल हो गया। इसके बाद आना है 30 सेक्शन में। इसके बाद है फैमिली एक्सपेंडिचर्स, अपने फैमिली एक्सपेंडिचर लिखने। इसके अंदर अकोमोडेशन एक्सपेंडिचर सबसे पहले लिखने हैं। टाइप अकोमोडेशन एक्सपेंडिचर क्या है, बंगला है, अपार्टमेंट है, टाउन है, विलेज है, जो भी है। ठीक है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपने अगर देहात में रहते हैं फिर तो विलेज ही सिलेक्ट करेंगे, विलेज हाउस। अगर शहर में भी रहते हैं तो फिर अपने टाउन हाउस सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो इसके बाद स्टेटस अपना रेंटेड है, अपना है या गवर्नमेंट है, तो अपना है तो इस खाने में, अगर रेंटेड है तो इस खाने में फिल करना है। ठीक है, अगर आप रेंटेड हैं तो फिर रेंट पेमेंट खुद करते हैं, गवर्नमेंट करती है या कोई और करता है, तो ये आप देख लेंगे। अगर रेंटेड है तो इसमें से फिल करेंगे, अगर रेंटेड नहीं है तो इसको छोड़ देना है। इसके बाद हाउस प्लॉट साइज़ इन स्क्वायर फीट। आप देखिए साइज़ इन स्क्वायर फीट, एरिया कवर्ड इन स्क्वायर फीट। तो ये आपने लिखना है 5 मरले या 10 मरले का हिसाब बना के ना खुद स्क्वायर फीट में लिख देना है साइज़। ये अक्सर बच्चों को नहीं पता होता, तो आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने 5 मरला का दे दिया है। अगर आप 5 मरला का लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, अगर 10 मरला का करना है तो इसको डबल कर लेना है। ठीक है, अगर 15 मरले हैं तो ट्रिपल कर लेना है, इसी हिसाब से बना देना है। इसके बाद आगे डिटेल है अकोमोडेशन लोकेशन एड्रेस, आप कहाँ रह रहे हैं, आपकी जगह कहाँ है, वहाँ पे आपने यहाँ पे अपना एड्रेस लिखना है लोकेशन की। फिर आप नंबर ऑफ़ बेडरूम्स आपने 2 से 4 सेलेक्ट करना है, सेकंड नंबर वाला। ठीक है, इसके बाद नंबर ऑफ़ एयर कंडीशनर कोई भी नहीं है, ठीक है, 0, इसको खाली छोड़ देना है। ठीक है, इसके बाद आपने अकोमोडेशन मंथली रेंट, अगर रेंट पे है तो रेंट की वो लिखनी है मंथली एनुअली, अगर अपना है तो फिर इसको भी खाली छोड़ देना है। ठीक है, तो अगर इसके बाद है एनी अदर हाउस फ्लैट, अगर आपका पेरेंट, आपका कोई दूसरा कोई फ्लैट घर है तो उसकी डिटेल लिखना है, आपने ये खाली छोड़ देना है, आपका कोई दूसरा नहीं है। ठीक है, इसके बाद यूटिलिटीज़ एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, आपकी बिजली के जो बाकी जो घर के जो बिल्स हैं उसकी डिटेल लिखनी है। तो इसके बाद पहले लास्ट ये देखें, लास्ट मंथ यूटिलिटीज़ पेड, जो आपके लास्ट मंथ का जो बिल पे किए हैं वो लिखने हैं। टेलीफोन का है, इलेक्ट्रिसिटी का है, गैस का है, वाटर का, जो भी है लिख देना है। ठीक है, मैक्सिमम का ये होता है, इलेक्ट्रिसिटी या गैस होता है, तो ये लिख देने हैं। इसके बाद मेडिकल एक्सपेंडिचर आपके लास्ट 6 मंथ, लास्ट 6 एवरेज 6 मंथ का एवरेज निकालना है, और आपके जो मेडिकल के ऊपर जो खर्चा होता है वहाँ पर ये लिख देना है। ठीक है, 6 मंथ का एनुअल एवरेज निकालना है। इसके बाद टोटल फैमिली एक्सपेंडिचर, इसको आपने देखें एहतियात से फिल करना है कि आपने टोटल फैमिली एक्सपेंडिचर्स टोटल करने हैं, तो ये इसने आपने एहतियात से लिखने हैं। आप देखें एजुकेशन एक्सपेंडिचर, यहाँ पर जो आपके जो एजुकेशन के एक्सपेंडिचर होते हैं यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है, आपके जितने भी एजुकेशन के टोटल एक्सपेंडिचर्स हैं यहाँ पे लिख देने हैं। ठीक है, अपने और ब्रदर के सारे टोटल करके। ठीक है, टोटल फैमिली एक्सपेंडिचर्स, ठीक है, आपकी जो फैमिली के जो एजुकेशन का एक्सपेंडिचर है वो यहाँ पे लिखना है। इसके बाद अकोमोडेशन एक्सपेंडिचर, अगर आप रेंट वगैरह पे करते हैं अकोमोडेशन का, तो वो अकोमोडेशन का एक्सपेंडिचर यहाँ पे लिखने हैं। यूटिलिटीज़ एक्सपेंडिचर, यहाँ पर जो आपने ये देखें बिल के जितने जो आपने इकट्ठे करने इसको एवरेज निकालनी है, 6 मंथ्स की एवरेज निकालनी है यूटिलिटीज़ एक्सपेंडिचर का, और यहाँ पे लिख देना है। मेडिकल एक्सपेंडिचर जहाँ पे जो आपने यहाँ पे लिखना है उसको यहाँ पर भी लिख देना है।
मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स, इसमें जो आपकी बकिया कोई अगर कोई अखराजात हैं तो यहाँ पे लिख देना है, अदरवाइज़ नहीं। इसके बाद टोटली मंथली अब इन सब को आपने क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर लिख देना है मंथली एक्सपेंडिचर, चूँकि ये देखें ये सारे ना आपने मंथली हिसाब से लिखने हैं और यहाँ पे लिखने हैं। और एनुअली एक्सपेंडिचर इसको फिर आपने 12 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे एनुअली एक्सपेंडिचर भी लिख देना है, ठीक है। ये आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। इसके बाद एक और सेक्शन है, इसके अंदर आपने डिस्क्रिप्शन देनी है अपनी इनकम की। अब देखें ये कह रहा है सेक्शन नंबर 9A और सेक्शन नंबर 33। अब ये 9A में क्या था, वो हमने अपनी इनकम लिखी थी, ठीक है। 9A के अंदर आपने इनकम बताई थी हमारी, ये 29 के अंदर देखें ए के अंदर हमारी इनकम क्या थी। तो यहाँ पर आपने इनकम लिखनी है, टोटल मंथली इनकम जो थी वहाँ पे लिखनी है। और टोटल मंथली एक्सपेंडिचर जो है ना, ये जहाँ पर ये जो एक्सपेंडिचर है ये वाला मंथली यहाँ वाला है, तो ये आपने यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे अपने मंथली इनकम, यहाँ पे मंथली एक्सपेंडिचर, और इनको क्या करना है, मैनेज करना है। और यहाँ पे जो बच्चे का यहाँ पे लिख देना है। और इसी तरह एनुअली भी करना है, टोटल एनुअली इनकम वो जो पीछे हम लिख कर है 29B के अंदर यहाँ पे लिखना है। और अब 33 सेशन के अंदर जो टोटल ये एनुअल एक्सपेंडिचर यहाँ पर हो वो आपने यहाँ पे लिखने हैं। इसके बाद इसको मैनेज करना है और यहाँ पर लिख देने हैं। अब एक बात, अगर आपके यहाँ ये जो आंसर है नेगेटिव में आता है, मतलब ये है कि आपकी इनकम कम है लेकिन एक्सपेंडिचर हाई हैं, साफ ज़ाहिर है जब इनकम आपकी कम होगी और नीचे वाले एक्सपेंडिचर ज़्यादा होंगे तो जो आंसर आएगा वो नेगेटिव में ही आएगा। मतलब यह है कि आपके पैसे ज़्यादा बनते हैं, खर्चा ज़्यादा बनता है मंथली। तो वो आगे वो पूछ रहा है कि इफ़ मंथली एनुअली डिस्पोजेबल इनकम इज़ नेगेटिव, काइंडली एक्सप्लेन द रीज़न फॉर द गैप एंड अरेंजमेंट थ्रू विच डिफरेंशियल गैप इज़ मेट बाय फैमिली। अगर आपका ख़र्चा ज़्यादा बढ़ रहा है इनकम से, तो जो नेगेटिव में जितने भी पैसे आ रहे हैं आप ये कहाँ से लेते हैं, ये कहाँ से पे करते हैं हफ्ते का, तो यहाँ पे आपने वो थोड़ी सी डिटेल बता देनी है। तो आपने बता देना है कि आई डू अ पार्ट टाइम जॉब, ठीक है, ड्यूरिंग माई स्टडी, और एंड टू अकोमोडेट या टू सपोर्ट माई फैमिली मंथली एक्सपेंडिचर्स, ठीक है, एंड माई मदर सी यू क्लॉथ्स, इस तरह की थोड़ी सी ना डिटेल लिख देनी है, ठीक है, इसके अंदर। इसके बाद एसेट्स विद करंट मार्केट वैल्यू, आपकी एसेट्स हैं उसकी डिटेल लिखनी है। डज फैमिली ऑन एनी ट्रांसपोर्ट, आपकी फैमिली कोई ट्रांसपोर्ट है, यस या नो, तो आपने नो सिलेक्ट करना है, कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है, ठीक है। इफ़ यस काइंडली, अगर आपका है ट्रांसपोर्ट तो फिर आप नीचे सारी डिटेल फिल करनी होगी, लिहाजा आपने नो सिलेक्ट करना है। तो आप नीचे चलते हैं। इसके बाद आगे 37 पे है नंबर ऑफ़ कैटल्स, आपके कोई गाय भैंस हैं, ठीक है, मवेशी हैं, नो, ठीक है, नो लिख देना है। एरिया लोकेशन ऑफ लैंड ओन्ड, अगर आपकी कोई दूसरी जो है जितने कोई ज़मीन है काश्त करने वाली जो भी है, तो वो भी आपने इसको खाली छोड़ देना है, नहीं है कोई भी ज़मीन, ठीक है। अगर लिखेंगे तो आपके अखराजात मतलब आपकी वो बढ़ते जाएंगे, तो आप एलिजिबल नहीं भी हो सकते, ठीक है। एलिजिबल होने का मैं तरीका बता रहा हूँ कि आपने किस तरह फॉर्म फिल करना है। ये आपके फॉर्म फिलिंग पे ही डिपेंड करता है, आप फॉर्म किस तरह फिल करते हैं और इंटरव्यू किस तरह देते हैं, तो आपको स्कॉलरशिप पक्की लगती है, ठीक है। इसके बाद एसेट्स वर्थ, ये भी आपने छोड़ देना है, इसको भी फिल नहीं करना, ठीक है। कोई आपके वो बिज़नेस वगैरह, लैंड वगैरह, बैंक बैलेंस नहीं है, ठीक है। इसके बाद है लोन टेकन फॉर एप्लीकेंट एजुकेशन। एप्लीकेंट एजुकेशन के लिए लोन देखें कैसे, ये कहता है कि फैमिली फ्रेंड लोन, स्पेसिफाई डिटेल्स ऑफ लोन टेकन एंड रिलेशनशिप विद द रेलिवेंट फ्रेंड, ठीक है। अब आपने जब अप्लाई कर रहे थे, मतलब फ़ी जब आप पे की थी अपने, तो उसके अंदर साफ ज़ाहिर आपने कर्ज़ा लिया होगा किसी से, कि मतलब आप पे नहीं कर सकते होंगे इतनी पे, क्योंकि आपकी इनकम तो बहुत कम है, वो भी खर्चों अखराजात में पूरी हो जाती है। तो आपने फिर एडमिशन कैसे लिया, फ़ी कैसे पे की, इतना बड़ा चालान कैसे, तो उसने आप साफ ज़ाहिर लोन लिया होगा। तो ये कहता है कि लोन जो लिए है वो उसकी आपने किस से लिया है, उसका कैसे लिया है और किस से लिया है, तो उसमें आपने थोड़ी सी डिटेल बता देनी है, ठीक है। आई टुक माई लोन फ्रॉम माई अंकल या माई नेबर जो भी है एंड पेड इन द यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसको उसका रिश्ता बताना है, ठीक है, फ्रेंड का। और इसके बाद एनी सोर्स ऑफ फिनेंसिंग अदर देन लोन के अलावा अगर आपको कोई और फिनेंस ज़रिया है तो वो स्पेसिफिक कर देना, अगर है तो ठीक है, वरना नो लिख देना। इसके बाद हाउ आर एडमिशन फर्स्ट सेमेस्टर चार्जेस पेड, वो वही बात कह रहा है कि आपने जो पहले सेमेस्टर के जो चार्जेस थे, फ़ी कैसे पे की, तो आपने ये लिखना है कि आई गॉट लोन फ्रॉम माई अंकल एंड पेड इन द यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये लिख देना है। इसके बाद एप्लीकेंट एजुकेशन रिकॉर्ड, हाँ अपना अपना एजुकेशन रिकॉर्ड लिखना है आपने अपना, ठीक है। बैचलर है, इंटरमीडिएट और सेकेंडरी। सबसे पहले हम देखें नीचे, पहले थर्ड नंबर पे पहले फिल कर लें, सेकेंडरी लिखना है। यहाँ पे अपने मैट्रिक की डिटेल लिखनी है, नेम एंड लोकेशन इंस्टीट्यूट, अपने मैट्रिक का इदारे का नाम लिखना है,
ठीक है, इसकी लोकेशन भी लिखनी है कहाँ पर है, ठीक है। इसके बाद पर मंथ फ़ी लिखनी है, कितनी फ़ी पे करते थे और किस ईयर में आपने मैट्रिक की थी, ठीक है। वो जो भी है आपने अपना ईयर यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद डिवीज़न या जीपीए यहाँ पे अपने टोटल नंबर लिखने हैं, ठीक है। जीपीए जितनी वो जीपीए यहाँ पे अपने मार्क्स लिखने हैं, मार्क्स जीपीए है या मार्क्स है जो भी यहाँ पे लिख देने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 950/1100 है तो यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद उसकी परसेंटेज बना के यहाँ पे सिर्फ परसेंटेज लिख देनी है, ठीक है। इसके बाद इंटरमीडिएट के यहाँ पे इदारे का नाम और लोकेशन लिख देनी है और यहाँ पर मंथ फ़ी। वैसे ही प्रोसीजर है, यहाँ पे अपना ईयर लिखना है, किस ईयर में आपने पास की थी। इसके बाद यहाँ आपने अपने मार्क्स लिखने हैं और परसेंटेज बना दी है। इसी तरह बैचलर में आप जो कि जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं आप उस यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है, पर मंथ फ़ी। आपने सेमेस्टर का पे किया है ना, तो सेमेस्टर 6 मंथ, तो जितनी फ़ी आपने सेमेस्टर की पे की है उसको आप 6 पे डिवाइड करेंगे, पर मंथ फ़ी आएगी, यहाँ पे लिख देनी है। इसके बाद आपने कितना पीरियड है, मतलब कितना पीरियड का आपका कोर्स है, जो भी आप जिस डिपार्टमेंट में हैं उसका कितना है बैचलर, तो आपने वो लिख देनी है, ठीक है। इसके बाद उसके जीपी अगर आप किसी सेमेस्टर में वो कर चुके हैं, 1-2 सेमेस्टर दे चुके हैं, तो उसके आपने अगर आपके पास मार्क्स हैं तो वहाँ उसकी डिटेल लिख देनी है, अदरवाइज़ इसको छोड़ देना है, ठीक है। तो जो मैक्सिमम चीज़ें थी हमने फिल कर ली। तो इसके बाद आगे 1-2 चीज़ें ये इंपॉर्टेंट हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। पर मंथ फ़ी या ट्यूशन चार्जेस ऑफ इंस्टीट्यूट लास्ट अटेंडेड। आपने जो लास्ट अटेंड किया था इदारा, ठीक है, उसके अंदर आपने पर मंथ ट्यूशन फ़ी कितने पे करते थे, ठीक है, वहाँ आप लिख देनी है, ठीक है। जो इंटरमीडिएट जहाँ से की थी तो आपने पर मंथ जितनी पे करते थे यहाँ पे लिख देनी है। इसके बाद है हैव यू एवर गॉट एनी अदर स्कॉलरशिप। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है 46 पॉइंट, कि अगर कि आप कोई दूसरी स्कॉलरशिप भी ले रहे हैं तो आपने यहाँ पे नो सिलेक्ट करना है, ठीक है। इस बात का ख्याल करना, यस नहीं करना। अगर आप यस करेंगे और फिर आपकी स्कॉलरशिप ये कैंसिल, ठीक है। नीचे भी डिटेल भी देनी होगी, क्योंकि एक बच्चे को एट अ टाइम एक स्कॉलरशिप ही मिल सकती है। अगर एक बच्चे को एक मिल रही है तो उसे दूसरी नहीं मिल सकती, ठीक है। तो यहाँ पे आपने नो वाले पे टिक करना है। तो यहाँ पे आपने नो वाले सेक्शन में सिलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे आपने टिक कर देना है। इसके बाद ये आपका 46 भी फिल हो गया। इसके बाद नीचे से एक थोड़ी सी डिटेल है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, एक्सप्लेन योर सूटेबिलिटी फॉर दिस स्कॉलरशिप, ठीक है। आप ये स्कॉलरशिप क्यों लेना चाहते हैं, ये पर्पस बताना है अपना, तो बता देना है, थोड़ा सा 2 लाइनों में लिख देना है कि आई बिलोंग टू अ नीडी फैमिली, ठीक है, माई इनकम इज़ लो बट एक्सपेंडिचर्स आर हाई, ठीक है, सो आई नीड अ स्कॉलरशिप टू सपोर्ट माई एजुकेशन एक्सपेंडिचर। इस तरह की 1-2 डिटेल्स थोड़ी सी लिख देनी है, ठीक है। तो ये आपका फॉर्म सारा मुकम्मल हो चुका है। इसके बाद अंडरटेकिंग है, यहाँ पे देखें अपने पेरेंट या गार्डियन के सिग्नेचर करवा लेने हैं और यहाँ पे आपने अपने सिग्नेचर कर लेने हैं। इसके बाद फॉर ऑफिस यूज़ ओनली, नीचे वाले को कुछ भी नहीं करना, यहाँ सिर्फ ऑफिस यूज़ ओनली है, इसमें आपने कुछ नहीं करना, जस्ट एक काम कराना है। ये जब फॉर्म सारा आप फिल कर लेंगे, इसके बाद इस फॉर्म को अपने रेलेवेंट डिपार्टमेंट का, जो आपके फैकल्टी का जो फोकल पर्सन है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, एचओडी है, यहाँ पर आपने उसकी सिग्नेचर विद स्टैम्प ये लाजमन करवाएं। अगर आपने ये नहीं करवाया, ऐसे सबमिट करवा दिया, तो फिर आपकी स्कॉलरशिप नहीं लगने वाली, ठीक है। तो यहाँ पर वो आपको अपना जो हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट है वो आपको सिग्नेचर भी करेगा, अपनी स्टैम्प भी लगाएगा, फिर आपकी ये अटेस्ट हो जाएंगे। इसके बाद ये सारा फॉर्म प्रॉपर्ली फिल करने के बाद, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में पहले बता चुका हूँ कि जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, जो चीज़ें आपने लिखी हैं, इन सब का रिकॉर्ड जो है जो फॉर्म है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वो आपने अटैच करने हैं। वो आप मेरी पिछली वीडियो में दे सकते हैं। मज़ीद इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वो आपसे आपने सारे डॉक्यूमेंट्स देख लेने हैं। इसके अंदर जो हमने जो आप मेडिकल देखिए, मेडिकल एक्सपेंडिचर हमने लिखा है यहाँ पे। तो अगर आपके पास किसी डॉक्टर का कोई प्रिस्क्रिप्शन, कोई नुस्खा पड़ा है, तो वो आपने साथ अटैच कर देना एज अ मेडिकल एक्सपेंडिचर सबूत के तौर पर, ठीक है। इसके बाद आपने जो सेमेस्टर का फ़ी चलाना है वो भी लगाना है। अगर बहन भाई अगर पढ़ रहे हैं उनका फ़ी चलान भी साथ लगाना है। तो मज़ीद ये मतलब जो चीज़ें हमने लिखी हैं उन सब का सबूत आपने देना होगा, ठीक है। तो ये था फॉर्म। अगर आप इस तरह फिल करते हैं, अच्छे से फॉर्म फिल करते हैं, गलती कोई नहीं करनी, सबमिट कराते हैं, तो इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि आपको स्कॉलरशिप ज़रूर मिलेगी, ज़रूर अवार्ड होगी। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसके अंदर हमने सारा फॉर्म फिल करने का डिस्कस किया। अगर इसके अलावा अगर आपको कोई परेशानी है, कोई किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आ रही, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो आप वीडियो में
कमेंट करेंगे, इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिप्लाई किया जाएगा। हर किसी को मैं रिप्लाई करता हूँ, इंशाल्लाह आपको भी रिप्लाई किया जाएगा। इसके अलावा अगर आप हमारा मज़ीद मालूमात के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप इल्मी दुनिया हमारी वेबसाइट है, ilmidunia.website, इस पर एजुकेशनल न्यूज़ भी आपको और अपडेट्स दी जाती हैं और व्हाट्सएप ग्रुप हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहाँ पर भी आपको जो भी आप क्वेश्चन करेंगे इंशाल्लाह आपको आंसर उसका दिया जाएगा और सारी डिटेल्स मिल जाएगी। तो ये थी आज की वीडियो। अच्छा, एक चीज़ ये कि हमने जो सेक्शंस खाली छोड़े हैं तो उनको क्या करना है, उन पर आपने क्रॉस लगा देना है या फिर एक तिरछी लाइन लगा देनी है, ठीक है, ताकि इंडिकेट करें कि ये हमारी ज़रूरत नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो उस पर एक तिरछी सी लाइन लगा देनी है। तो इस तरह मुकम्मल करके अपना तमाम प्रोसीजर मुकम्मल करके तो रेलिवेंट जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अटैच करके स्कॉलरशिप जो है ना एप्लीकेशन फॉर्म अपनी यूनिवर्सिटी में सबमिट करा देना है। तो ये था आज का प्रोसीजर। तो उम्मीद है कि आपको सारा प्रोसीजर समझ आ चुका होगा। तो इंशाल्लाह अगर आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हुए तो आपको स्कॉलरशिप इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगी, अल्लाह ताला ज़रूर अवॉर्ड करेगा। तो इंशाल्लाह इसी दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।